हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई कहानी। एक लड़की को देखा तो आइए हम सुनते हैं ये कहानी। अनीका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनीका। अनीका को धीरे धीरे होश आने लगा था। तभी डॉक्टर की ये सब सुनते ही 18 साल की अनीका की कमज़ोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और न ही किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनीका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनीका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर के कैबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला लें उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी को 4 महीने पार हो चुके हैं। सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनीका को लग रहा था कि हो न हो डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमजोर अनीका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया। यह आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के कुछ कहने से पहले ही गौतम गुस्से से तिलमिलाकर अनीका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनीका को पीछे बैठकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनीका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनीका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनीका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अनीका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर अनीका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नज़रों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनीका के पास भी नहीं था। वो बस नम आंखों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनीका इसी उलझन में थी। तभी कार उसके घर के गेट से अंदर एंटर होती है। वो गेट बहुत ही पुराना था और उसमें जंगल का चित्र भी बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एंटीक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फव्वारा बना था। लेकिन अच्छे से मेंटेन करने की वजह से पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजर सा लग रहा था। गौतम ने घर के एंटर होते ही अनीका की रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफे पर फेंक दिया और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुर्राते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनीका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनीका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनीका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मटोल सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार थी कि अनीका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनीका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते। लेकिन अनीका का शरीर जितना मोटा था, उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नर्म मुलायम सफ़ेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक, और पूरे जहाँ की मासूमियत को समेट कर बनाई गई वो वैसी उसकी आंखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा। वो बस उसका दिखा तो बस उसका बेडोल शरीर और खराब सा चेहरा। बिन माँ की बच्ची अनीका को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए अनीका नम आंखों से गौतम की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज़ में उस पर गरज पड़े। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो डोगरा खानदान के एक लौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगराज हमारे सारे कर्ज
पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुम्हारे हमारी ज़िंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामनी, उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामनी को और तुम्हारी नई माँ मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। कुछ सोचकर वो बोले, लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये बोलते हुए गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज़्यादा सुनाई दे रहा था, लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्दों में बदलकर उनके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पति कुणाल तो शादी करने के 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकल कर आए थे। हमें वो लोग, काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। गौतम अपनी बात कहते हुए रुक गए, लेकिन अनीका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गए थे। अनीका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी ही, मगर आज सवाल था उसके चरित्र का, उसकी पवित्रता पर। अनीका इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो सब झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ये सच क्या था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 5 महीने की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था कि पिछले 5 महीने से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनीका घर से बाहर कहीं गई ही नहीं थी। इसे देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसे भी ये चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्द ही अनीका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनीका की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा था। अनीका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जल्द जन्म देने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। 4 महीने बीत चुके थे। अनीका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। सिर्फ वो अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। ऐसे में एक दिन अनीका पाइप से अपने घर के बाहर के गार्डन में पानी डाल रही थी। तभी अचानक उसके अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की, और कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट्स बाइक अंदर आई, मशीन गन से। वैसे ही बाइक की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज़ सुनकर अनीका ने पानी का पाइप छोड़ दिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे कि वो अपने डरे हुए बच्चों को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज़, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अनीका ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनीता का पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नज़र अनीका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनीका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनीका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनीका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द शायद बर्दाश्त न कर पाए। कुणाल शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था, और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनीका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनीका उस दिन से लगभग रोज सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा, उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था, तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनीका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनीका तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनीका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी
कि डर के मारे वो बड़बड़ाने लगी, वो पापा तो नहीं है घर पे। कुणाल अनीका के सामने आकर एरोगेंस के साथ खड़ा था। वो अनीका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सूजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गद्दी जैसे मोटे हाथ और पाँव। प्रेगनेंसी की वजह से अनीका पहले से भी ज़्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनीका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूक दिया। ये देखते ही अनीका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का शरीर बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से से घूरता हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अनीका एक डरे सहमे मेमने की तरह घबराहट पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनीका के नंगे मुलायम पैर को कुचल देंगे। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। गौतम कुणाल के पास आकर उसे कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो? तुम्हारी कॉलेज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं क्या? कुणाल ने गुस्से से कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूँ। आप ऐसा बोलकर अपने दामाद का वेलकम करोगे? वैसे काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल ने अनीका के पेट की ओर देखकर अपनी जेब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। वो आया था तब से उसकी नज़र अनीका के पेट पर ही जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करते हुए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बात को अनसुना करते हुए रम के घूंट लिए और अनीका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो कुणाल के मन की बात को समझ रहा था। ये बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। उन्होंने जबरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवाई और अब वो चाहते हैं कि इस नाजायज बच्चे को भी मैं अपना नाम दूं। एक तो इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सजा दी जा रही है जो मैंने कभी किया ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसलिए भागा था मैं, ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी न रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनीता और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी के अभी यह धरती फट जाए और दोनों बाप बेटे उसमें समा जाएं। कुणाल का आक्रोश उसकी चरम सीमा पर था। अब भी कोई कसर बाकी रह गई हो, इस तरह उसने अनीका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, देखो इस बेशरम लड़की को, शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुम्हें मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये बोलते हुए वो अनीका से गुस्से से अनीका की ओर आगे बढ़ा, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनीका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वह अपना बैलेंस खो बैठा। लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनीका कुणाल की बातें सुनकर जितना हर्ट हुई थी उतनी ही ज़्यादा हर्ट हुई थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदत थी, मगर अब उसे इस बात पर कुणाल से ज़्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन रही थी। बच्चों का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनीका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों शॉक्ड थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई फिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोले। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनीका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो होते ही उसे अनीका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करो। अपने पापा की ये बात सुनकर अनीका को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े से ट्रक ने उससे पीछे से टक्कर मार दी हो और वो जिंदगी से और मौत के बीच झूल रही हो। टेंशन में अनीका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना भूल गई थी। ठीक उसी पल से अचानक से अनीका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनीका एक झटके से उसकी पीठ के बल गिरी और बेहोश होती आंखों से उसने गौतम की
दौड़कर उसके पास आने को कहा। गौतम ने हड़बड़ी में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन ये सब देखकर भी कुणाल वहीं खड़ा बेशर्म और बेसुध बनकर रम के घूंट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली होती जा रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी, उठो ना मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज़ अनिका के कानों में गूंज रही थी। मम्मी उठो मम्मी, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम न था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मॉम, क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है रिया, तुम्हारे कोई डैड नहीं है। इस पर रिया ने जवाब देते हुए कहा, ओ कम ऑन मॉम, स्कूल में हमें टीचर कहती है कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। अब मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आई हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ना, या किसी जादूगर ने मुझे अपनी हेड से बाहर निकाला है। आबरा कडाबरा रिया बाहर आ जा। रिया की ये बात पर माँ बेटी दोनों जोर से हंस पड़े। अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा की कद काठी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमज़ोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना किया और रिया को बचा लिया था, मगर अफसोस की बात, वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लग गई थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ा उसका शरीर एकदम सामान्य था। घने लंबे काले कमर तक के बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गालों के साथ अब परफेक्ट जो लाइन, गुलाबी पंखुड़ी जैसे नरम होंठ और सुराही से लंबी गर्दन। शिफॉन की साड़ी में अनिका की कमर ऐसे लग रही थी मानो कोई नदी समुंदर से मिलने के लिए कलवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पर एक नज़र जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पहले 6 साल में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे। लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने को राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। थोड़ी ही देर में फ्लाइट ने लैंड किया। मनाली की जमीन पर कदम रखते ही न जाने क्यों अनिका की बाईं आंख फड़कने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला था। वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, जहां फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसी की तरफ देखकर आगे बढ़ रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे हों। अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी। लगेज काउंटर पर से जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से 3 और लोग भाग कर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते हो। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्रॉली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फ़ोन पर उसके पापा गौतम का फ़ोन आया। अनिका के फ़ोन उठाते ही गौतम ने बिना कोई खैर खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ धीरे सीधे घर आ जाना। ये तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरे वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया।
जैसे कि गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी ही बेसब्री से अनीका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का शर्ट, कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और तेज जेल से सेट किए हुए उसके बाल और ट्रिम की हुई उसकी दाढ़ी में कुणाल की पर्सनैलिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर आज भी वही थे, रूड और एरोगेंस से भरपूर। वो तो अनीका का इंतजार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द अनीका से मुक्ति पानी थी। कुणाल का एक पैर जमीन पर तो दूसरा पैर रोलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्टिन्यूसली हिला रहा था। एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़े ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक की दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर साइन करवा लूँगा। कुणाल के ड्राइवर राजू ने बीड़ी फूंकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अबे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनीका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ ने उसके नाम कर दी थी। राजू, जिसने अपने हाथों से अनीका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ था, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तूने भले ही उसे न देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र अचानक एयरपोर्ट के गेट पर खड़ी और कुछ देखकर उसकी नज़र वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही नहीं। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी नहीं दिखी। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनीका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनीका हैरान थी और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ रहा था जिसे वो भूलना चाहती थी। अनीका एक पल के लिए सहम गई। उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे और इसलिए अनीका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जियस, आप मनाली में पहली बार आई हैं लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आई होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी नज़रों से अननोटिस रहती। अनीका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल ने उसे पहचाना नहीं। अनीका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने गेमिंग टैबलेट में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी और क्योंकि उसके हेडफोन पहने थे उसे आसपास की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। ये देखकर अनीका को राहत मिली। अनीका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहाँ से साइड होकर टैक्सी को आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनीका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहाँ चाहे छोड़ देता हूँ। न और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया, लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही थी तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झटक लिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गया था, लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनीका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहता। कुणाल ने कहा, ओह समझ गया, मैं आपकी छोटी बहन है ना ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फ़ोन आया। कुणाल ने जैसे ही फ़ोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनीका दिखी?
कुणाल ने बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए कहा, न दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं। जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी। उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। और वो रूडली फ़ोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा आ गया कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्द से जल्द टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ चिल्ला कर बोली, टैक्सी। ये सुनकर कुणाल और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो तो आई नहीं। अगर आप बेंगलुरु की फ़्लाइट में आई हैं तो आपने फ्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी। अब 6 साल में तो पक्का डबल सेंचुरी पार कर ली होगी उसने। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर ये सोचने रही थी कि क्या क्या सोच रखा है कुणाल ने उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते हुए कुणाल अनिका को देखता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ़्लाइट वालों ने उसे बैठाने से मना कर दिया होगा। कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ़्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका भी हंस जाएगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला, अजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया। कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी से रिया को टैक्सी में बैठाया और खुद वह टैक्सी में बैठने जा रही थी। तब कुणाल ने थोड़ा मासूम होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरा घर तक छोड़ने आ जाएगा वो आपको। टैक्सी वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में बोला, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। इसके सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव के धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया।